गॉस की प्रमेय के बारे में आपको बताया गया था। गॉस की प्रमेय स्थिर विद्युतिकी में किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताता है। और यदि कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ हो जिसको आप गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, तो उस गॉसियन पृष्ठ के भीतर अगर Q आवेश स्थित है, रखा हुआ है, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण जो विद्युत फ्लक्स होगा वह Q/ε0 होगा। फाई E बराबर Q/ε0। ये आपको पहले बताया गया है। फाई E बराबर Q/ε0। ये गॉस की प्रमेय है। गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग देखना है। गॉस की प्रमेय के कई अनुप्रयोग आपके कोर्स में हैं, तो अभी हम आज दो अनुप्रयोगों की चर्चा करेंगे। पहला जो अनुप्रयोग है वो है एक समान, अगर कोई लंबा अनंत लंबाई का एक समान कोई चालक है जिस पर आवेश वितरित है, आवेश इसके लगातार वितरित है पूरे चालक पर, तो इस चालक के निकट किसी बिंदु P पर, एक बिंदु यहां हमने P माना हुआ है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करनी हो तो गॉस की प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब गॉस के प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के किसी आवेशित चालक के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से ज्ञात की जा सकती है। ठीक है। और दूसरा हम जो चर्चा करेंगे वो है एक समान आवेशित चादर है। यह एक चादर है, पूरी चादर का जो क्षेत्रफल है वो A है, तो एक समान रूप से आवेशित चादर है, इस पूरे पर आवेश फैला हुआ है। इस आवेशित चादर के निकट कोई बिंदु है P बिंदु, मान लीजिए कि यहाँ बिंदु है P, यहाँ पर और यहाँ पर समान दूरियों पर समान जो है वो फ्लक्स गुजरेगा, समान तीव्रता भी समान होगी। तो कहने का मतलब एक समान आवेशित चादर के निकट अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसको भी आप गॉस के प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। एक बिंदु यहां पर P माना गया है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। बिंदु P कितनी दूर है इस चालक से, R दूरी पर है। आप देख रहे हैं दूरी कितनी है, R दूरी है। अब गॉस के प्रमेय का उपयोग करना है, जैसा कि आपको पहले बताया गया, उसका अनुप्रयोग हम निकाल रहे हैं। और गॉस के प्रमेय में हमेशा एक काल्पनिक बंद पृष्ठ होना चाहिए, तभी आप गॉस की प्रमेय को अप्लाई कर पाएंगे। तो गॉस की प्रमेय को अप्लाई करने के लिए एक गॉसियन पृष्ठ आपको बनाना है। तो क्या करेंगे, जिस बिंदु पर आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा खींच लीजिए। वह सरल रेखा इस आवेशित चालक के समांतर है। ठीक है। और इस आवेशित चालक को अक्ष मान करके इस लाइन को आप ऐसे घुमा दीजिए, तो क्या बन गया, बेलन बन गया। जैसे ये आपका, ये मान लीजिए ये चालक हो गया, इस पर आवेश फैला है, और यहां पर आपका एक बिंदु है, यहां पर तीव्रता निकालनी है। इस बिंदु से जाने वाली लाइन कौन सी हुई, ये हो गई। अब इसको अगर ऐसे घुमा देंगे हम, एक चारों तरफ से क्या बन गया, ये एक सिलेंडर बन गया, ये बेलन बन गया। ठीक है। एक काल्पनिक बेलन है, ये कोई वास्तविक बेलन नहीं है, क्योंकि हमको एक बंद पृष्ठ चाहिए। ठीक है। इस बिंदु से होकर जाने वाला वह बिंदु हमेशा इस पृष्ठ की सतह पर होना चाहिए। तो एक हमने बना लिया काल्पनिक बंद बेलन। ठीक है। अब इस पूरे बेलन से होकर जाने वाला जो फ्लक्स होगा उसके लिए गॉस की प्रमेय हम लगा सकते हैं। ठीक है। गॉस की प्रमेय के लिए क्या चाहिए, कितना आवेश उस चालक, उस पृष्ठ के भीतर, जो बंद पृष्ठ आपका है उसके भीतर कितना आवेश स्थित है, वो आवेश आपको चाहिए। क्योंकि आपको पता है Q/ε0 ही फ्लक्स होता है, तो कितना आवेश इसके अंदर है वह आवेश आपको चाहिए। तो आवेश फैला हुआ है एक समान रूप से, इसकी लंबाई कितनी है, L, किसकी, बेलन की, जो हमने कल्पना किया बेलन का, उस बेलन की एक निश्चित लंबाई है।
चालक तो इसके नीचे भी है, चालक इसके ऊपर भी है, लेकिन इस बेलन की जो लंबाई है फिक्स है। तो यल लंबाई का बेलन हमने कल्पना किया है, माना यहां से यहां तक जो यल लंबाई का ये बेलन है, इसमें आवेश जो स्थित है वो कितना है, Q। तो यल लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा Q अगर है, यल लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा क्या है, Q। तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा हो जाएगी Q डिवाइड बाई यल। इसको क्या कहते हैं, पढ़ाया गया आपको, इसे कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। आपको पता है 3 प्रकार के आवेश घनत्व बताए गए थे, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो यहाँ पर लैम्डा जो है क्या है, ये रेखीय आवेश घनत्व, अर्थात प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा। अगर हम गुणा कर देंगे यहां से तिरछा, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा यल। Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा यल। Q इज इक्वल टू लैम्डा यल। आवेश यहां से यहां तक फैला हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि काल्पनिक बंद पृष्ठ के भीतर कितना आवेश है, तो आप क्या बताएंगे, लैम्डा इंटू यल आवेश फैला हुआ है। ठीक है, अच्छा। अब इस पूरे काल्पनिक बंद पृष्ठ में कितने पृष्ठ हैं, कितने भाग हैं जहां से फ्लक्स गुजर सकता है या बल रेखाएं गुजर सकती हैं? 3 भाग हैं, ध्यान दीजिएगा। एक है यस1 पृष्ठ, अरे किसी बेलन में एक पृष्ठ ऊपर होगा, एक पृष्ठ नीचे होगा, और एक पृष्ठ कहां होगा, ऐसे वक्राकार होगा। 2 भाग वृत्ताकार होंगे, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, और एक भाग आपका वक्राकार होगा। 3 भाग हैं, यस1 है, यस2 है और यस3 है। ठीक है, इतना पूरे बेलन में कितने पृष्ठ हो गए, 3 भाग है, यस1, यस2 और यस3। अब किसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स अगर निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला आपको पता है क्या, डी फाई ई किसी लघु क्षेत्रफल से, जैसे इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले थोड़े से पृष्ठ द्वारा जो निर्गत फ्लक्स है वो निकाल लेंगे। इसकी एरिया क्या मानेंगे, डीए। तो छोटे से एरिया द्वारा निर्गत फ्लक्स निकालेंगे डी फाई, संपूर्ण एरिया के लिए क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डी फाई ई इज इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, ये होता है वेक्टर ई डॉट डीए। मतलब क्या होता है, इसको अगर हम आदिश रूप में लिखें तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। इतना ठीक है। अब थीटा जो है वह ई और ए के बीच का कोण है। तो अगर हम इस तरह से आवेश हमने वितरित किया हुआ है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी कहां होगी, जैसे ये आपका चालक हो गया, इस पर आवेश फैला दिया आपने, तो इस पर फैले हुए आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कहां होगा, इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। मतलब इस सरल रेखा के लंबवत होगा, हर तरफ होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो फिक्स हो गई। और पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा, एरिया वेक्टर जो है उसकी दिशा पे आ जाइए। अगर यह पृष्ठ लेते हैं हम, तो इस पृष्ठ की जो दिशा होगी वो इस पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा होगी। कहने का मतलब ऊपर वृत्ताकार पृष्ठ है, तो इस पर खींचा गया लंब कहां जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, या नीचे का वृत्ताकार पृष्ठ है, तो उस पर खींचा गया लंब कहां जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। तो डीए की दिशा इस वृत्ताकार पृष्ठ के लिए नीचे की तरफ होगी, इसके लिए ऊपर की तरफ होगी। तो वेक्टर ई और डीए, इन दोनों के बीच का जो कोण है, माफ कीजिएगा यहां पर ए की जगह डीए होगा, ये क्या होगा यहाँ पे डीए, ये आपका होगा डीए। तो यहां पर ई और डीए के बीच कोण क्या होगा, 90 अंश होगा। यहां भी ई और डीए के बीच कोण क्या होगा, 90 अंश होगा। अभी हम केवल यस1 और यस2 दो पृष्ठ की बात कर रहे हैं। जो वृत्ताकार पृष्ठ है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला जब फ्लक्स निकालेंगे हम, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डीए एरिया वेक्टर के बीच का कोण क्या आएगा, 90 अंश होगा। और जब 90 अंश कोण हो जाएगा तो cos 90 का मान 0 होता है, तो ये पूरा फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। कहने का मतलब इस पृष्ठ से ऊपर की ओर कोई बल रेखा नहीं गुजरेगी, कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। नीचे का जो पृष्ठ है यहां से भी कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा,
कहने का मतलब कि 3 पृष्ठ हमने माना था इस पूरे बेलन में, तो दोनों जो वृत्ताकार पृष्ठ हैं वहां से गुजरने वाले फ्लक्स का मान 0 हो गया। अब संपूर्ण फ्लक्स तब कहां से गुजरेगा? संपूर्ण फ्लक्स आपका गुजरेगा इस वक्राकार भाग से। वक्राकार भाग से संपूर्ण फ्लक्स गुजरेगा। कैसे निकालेंगे? संपूर्ण वक्राकार भाग से अगर हमको निकालना है कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो पहले हम इस पूरे वक्राकार भाग पर एक छोटी सी एरिया ले लेते हैं। उस छोटी सी एरिया से जो फ्लक्स बाहर निकलेगा उसका मान निकाल लेते हैं। उसके बाद संपूर्ण एरिया से क्या फ्लक्स निकलेगा मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने से संपूर्ण क्षेत्रफल से, मतलब बेलनाकार जो भाग है वहां से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स हमको मालूम हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, यह जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है बेलन आपका है, इसके वक्राकार भाग पर एक छोटी सी एरिया ले लिया है डीए। यह डीए एक छोटी सी एरिया है, इस डीए से गुजरने वाला फ्लक्स हम निकाल लेंगे। अच्छा, यह जो डीए हमारा है क्षेत्रफल, ये वक्राकार भाग पर है, इस पर खींचा गया अभिलंब कहां जाएगा? बाहर की ओर जाएगा। जैसे ये आपका बेलन हो गया, एक ये आपका एक बेलन हो गया। अब यही आपका बेलन मान लीजिए है, इस पर छोटी सी एरिया हम ले लेंगे, तो इस पर खींचा गया पृष्ठ है, अभिलंबोत भाग है, कहां जाएगा? बाहर की ओर जाएगा। तो इस पृष्ठ पर खींचा गया लंब भी बाहर की ओर जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताया था पहले आपको हमने, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की ओर है। तो इस छोटे से एरिया के लिए डीए की जो दिशा है वह भी बाहर की तरफ है, वेक्टर ई की दिशा जो है वह भी बाहर की तरफ है। वेक्टर ई की दिशा तो हमेशा बाहर की तरफ है ही है। और जो वक्राकार भाग आपका है, इस पृष्ठ पर खींचा गया जो अभिलंब है वह भी बाहर की ओर जाएगा। यह केवल इसी भाग के लिए नहीं, बल्कि ये वक्राकार भाग पर स्थित हर उस छोटे से पृष्ठ के लिए सत्य है यह नियम। तो यहां पर वेक्टर ई और डीए के बीच का कोण क्या हो जाएगा? 0। जब दोनों एक ही दिशा में है 0 हो जाएगा। और cos 0 का मान क्या होता है? 1 होता है cos 0 का मान। ठीक है, इसलिए डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी। इस अदिश रूप को हम ले रहे हैं यहाँ पे, ई इंटू डी इंटू cos थीटा होता है, तो थीटा इस बिंदु के लिए 0 हो गया, तो हो जाएगा ई इंटू डी ए। इतनी बात क्लियर हो गई। यह छोटे से क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाले फ्लक्स का मान है। अगर ये छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान है, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा? इंटीग्रेशन बोथ साइड्स इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा ये फाई ई बराबर हो जाएगा, ई को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन हो जाएगा डीए। इंटीग्रेशन डीए क्या लिखेंगे? ए। इंटीग्रेशन डीए इज इक्वल टू ए होगा। जैसे इंटीग्रेशन डीएक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, वैसे डीए का ए हो जाएगा। ए क्या है? एरिया है। किसकी एरिया है? वक्राकार भाग की एरिया है। पूरे पृष्ठ का जो ये वक्राकार भाग है इसी की एरिया तो है। और बेलन के वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो आर तो त्रिज्या है, लेकिन लंबाई आपने क्या लिया है? एल लंबाई लिया है बेलन की, तो हो जाएगा 2 पाई आर एल, तो हो जाएगा इंटू 2 पाई आर एल। चलने में कुछ दिक्कत हो रही है आज, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई इंटू 2 पाई आर एल। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब जरा गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, ये गॉस की प्रमेय लगा देते हैं। गॉस की प्रमेय के हिसाब से पूरे काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा? Q अपान एप्सिलॉन 0। गॉस ने यही तो बताया था कि अगर कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ है और उस पृष्ठ के भीतर Q आवेश परिबद्ध है, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वह क्या होगा? Q बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है, और पूरा आवेश यहां से यहां तक Q हम मान रखे हैं, जहां पर कि Q का मान कितने बराबर है? लैम्डा इंटू एल के बराबर। ठीक है, तो यही जो हमारा फ्लक्स है, अगर इस फ्लक्स का मान इतना आया हुआ है इंटीग्रेशन के मेथड से, तो सीधे गॉस की प्रमेय अगर हम लगा दें तो ये जो संपूर्ण फ्लक्स है फाई ई, इसका मान Q अपान एप्सिलॉन 0 होना चाहिए गॉस की प्रमेय के हिसाब से। और Q का मान क्या है? लैम्डा एल, तो लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन 0 होना चाहिए। इसका मतलब गॉस प्रमेय लगा दिया हमने, ये सूत्र आ गया, और ये हमने इंटीग्रेशन मेथड से निकाला हुआ है। ये दोनों आप सेम कर दीजिए।
दोनों को सेम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, E इंटू 2πRL इज इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0। हमने बायां पक्ष दोनों का सेम है, दाहिने पक्ष को सेम कर दिया तो E इंटू 2πRL इज इक्वल टू लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन 0, या E की वैल्यू हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, डिवाइड करेंगे तो 1/2π एप्सिलॉन 0, 2π आ गया नीचे आपका, एप्सिलॉन 0 नीचे आ गया आपका, एल से कट गया, इंटू क्या बचा यहां फिर लैम्डा डिवाइड बाई आर। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। कहां पे, बिंदु P पे। वह बिंदु P जो है एक समान आवेशित चालक से r दूरी पर स्थित है। तो किसी एक समान आवेशित अनंत लंबाई के चालक के निकट r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या फार्मूला होता है, ये होता है गॉस की प्रमेय की सहायता से हमने इसको निकाला हुआ है। सदिश रूप में कहेंगे इसको तो यहाँ पे r कैप हो जाएगा, दिशा में क्या हो जाएगा, वेक्टर E बराबर 1/2π एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपान r इंटू r कैप, ये हो जाएगा। जहां r कैप क्या है, ये दिशा है, किसकी दिशा है, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा है, जो कहां होगी, इस एक समान आवेशित चालक पर स्थित जो आवेश हैं उनके लंबवत बाहर की तरफ होगी। तो सदिश रूप में ये सूत्र है और अदिश रूप में ये सूत्र है। तो यह सूत्र जो है वो गॉस के प्रमेय की सहायता से निकाला गया है। इस सूत्र को आप याद भी कर लेंगे। अब तो समझ में आ गया होगा, हमको लगता है कोई दिक्कत तो है नहीं। E इज इक्वल टू 1/2π एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा अपान r। लैम्डा पूछा जाए तो आप कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व है, अर्थात प्रति एकांक लंबाई पर फैले हुए आवेश की मात्रा है। दूसरा आ जाइए, दूसरा जो है वो एक समान रूप से आवेशित अगर कोई चालक है, चादर है, मतलब क्षेत्रफल वाली वस्तु है, प्लेट है, कोई धातु की कोई प्लेट है, उस पर आवेश फैला हुआ है। ध्यान दीजिए, ये आपका एक समान रूप से ये आवेशित चादर है। क्लियर हो रहा है, एक समान रूप से आवेशित चादर है ये हम इसको ले रहे हैं। मान लीजिए ये चादर हो गई हमारी, इस चादर पर आवेश फैला हुआ है। ठीक है, इस चादर पर आवेश फैला हुआ है और इस चादर के निकट, इस चादर के निकट कोई बिंदु है, एक बिंदु यहां मान लीजिए P बिंदु। कौन सा बिंदु मानेंगे यहाँ पे, P। एक बिंदु यहां मान लेते हैं P बिंदु। ठीक है, इस बिंदु P पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक समान रूप से आवेशित कोई चादर है, उसके निकट किसी बिंदु पर अगर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो गॉस की प्रमेय का जो उपयोग है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब गॉस की प्रमेय का उपयोग करने के लिए हमको एक काल्पनिक बंद पृष्ठ चाहिए। काल्पनिक बंद पृष्ठ कैसे जो है आएगा, काल्पनिक बंद पृष्ठ हमको चाहिए, वो कैसे आएगा, यहां पर जो बिंदु है, ध्यान दीजिए मेरी बात, जैसे मान लीजिए ये पृष्ठ हमारा है, ये चादर हमारा है। क्लियर हो रही बात, ये चादर है, इसका क्षेत्रफल कुछ भी है, इस पर आवेश फैला हुआ है। इसके निकट कोई बिंदु यहां पे है, इसके निकट कोई बिंदु कहां पे, यहां पे है। इस बिंदु को एक छोटे से वृत्त का केंद्र मानिए। ध्यान समझिएगा हर बात। इस बिंदु को एक समान रूप से जो ये आवेशित चादर है उसके निकट जो बिंदु है, इसको क्या करेंगे, एक समान वृत्त का केंद्र मानिए। और इतनी ही दूरी पर इस साइड में यहां पर एक बिंदु ले लीजिए, वहां भी वृत्त का केंद्र मानिए। एक वृत्त बना लीजिए छोटा सा ऐसे। अब इस वृत्त को, एक वृत्त ये हो गया, दूसरा वृत्त क्या हो गया, ये वाला वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया। ठीक है, एक वृत्त ये, एक वृत्त ये। इस वृत्त के केंद्र पर पहला बिंदु है, इसके केंद्र पर दूसरा बिंदु है। बात क्लियर हो गई। और बीच में क्या है, वही आवेशित चादर है। तो अंदर अंदर एक काल्पनिक बेलन जो इस पृष्ठ को भेदते हुए अंदर की ओर जाएगा। एक काल्पनिक बेलन की कल्पना कर लीजिए। जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, ये एक बेलन हमने बना लिया है। अब यह बेलन चादर को भेदते हुए जा रहा है। चादर से जितना दूरी पर ये वाला बिंदु है आगे की तरफ, उतना दूरी पर ये पीछे की तरफ भी बिंदु है। बात क्लियर हो गई। तो इस चादर के निकट जो बिंदु है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालने के लिए, क्योंकि हमको गॉसियन पृष्ठ बनाना ही बनाना है, गॉस का नियम लगाएंगे, गॉस की प्रमेय लगाएंगे, तो एक काल्पनिक बंद पृष्ठ बनाना ही बनाना है। तो हम क्या करेंगे, वह काल्पनिक बंद पृष्ठ जो है इस
P बिंदु को इंक्लूड करते हुए, ऐड करते हुए बनाएंगे। तो इस P बिंदु के आसपास एक छोटी सर्किल बना लीजिए और उसी से होता हुआ एक बेलन लंबा लंबा सा ले, कल्पना कर रहे हैं इस चीज की, वास्तव में नहीं ऐसा है, बना लिया हमने। ये बात क्लियर हो गई इतनी सी, या तो कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, इस पूरे क्षेत्रफल को, जो इसका क्षेत्रफल होगा, ध्यान दो, जो यहां पर क्षेत्रफल होगा वृत्त का, वही क्षेत्रफल यहां भी होगा, और वही क्षेत्रफल तो ये भी होगा। ये क्षेत्रफल है ए, क्या क्षेत्रफल है ए, और इस पूरे चादर में वह भाग जहां से यह बेलन गुजरता है, चादर के पृष्ठ का वह भाग जहां से बेलन गुजरता है, वह क्षेत्रफल जो है वो ए अगर है, तो वहां पर आवेश की मात्रा क्यू है। तो अगर ए क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, ए क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या है, Q। ए क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या है, Q। तो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, Q/A। इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, या इसको सिग्मा कहा जाता है। पृष्ठ आवेश घनत्व आप पहले पढ़ चुके हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं उसको, ठीक है। या Q का मान निकालना होगा तो Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू A। कहने का मतलब कि इस पृष्ठ पर, यहां पर जो चादर पर स्थित है, जहां से बेलन जा रहा है, उस पृष्ठ पर वितरित आवेश की मात्रा Q का मान सिग्मा इंटू A के बराबर होगा, जहां पर सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है। चलिए, अब इस पूरे बेलन से, जो काल्पनिक बेलन है, इस पूरे बेलन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स आपको निकालना है, ठीक है। चलिए, इसमें भी बेलन चुकी है, 3 पृष्ठ होंगे। एक पृष्ठ ये वाला है, इस पृष्ठ को S1 मान सकते हो, एक S1 इसको माना गया है। एक पृष्ठ ये है, S1 हो गया, दूसरा पृष्ठ ये है, S2 हो गया, तीसरा पृष्ठ ये लंबा सा वक्राकार भाग वाला है, S3 हो गया। बात क्लियर हो गई। एक S1 हो गया, एक S2 हो गया, और एक S3 हो गया। इसमें ध्यान दीजिए कि अगर ये चादर हमारी है, तो इस चादर पर अगर आवेश फैला है, तो आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इस चादर के अभिलंबोत बाहर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी, या इधर की तरफ होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो हमेशा कहाँ होगी, दाहिनी तरफ होगी या बाईं तरफ होगी। और क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, अगर ये वक्राकार भाग है, तो वक्राकार भाग पर अगर ये छोटा सा क्षेत्रफल है DA, क्या है यहाँ पे DA, तो DA की दिशा क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी, क्योंकि वक्राकार भाग पर खींचा गया जो अभिलंबोत भाग है कहां जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। DA का मान क्या हो जाएगा, DA जो है वह ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे वक्राकार भाग से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स है, वह कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेक्टर E और वेक्टर DA के बीच का कोण 90 अंश होगा। जैसे पिछले वाले में बताया गया था कि वेक्टर E और DA के बीच का कोण अगर 90 अंश है, तो फाई E का मान 0। क्यों, क्योंकि आपको पहले से पता है d फाई E बराबर होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर DA, ये होता है। या इसी को आप कह सकते हैं E इंटू DA इंटू कॉस थीटा। ये किसका मान होता है, ये d फाई E का मान होता है, E DA कॉस थीटा होता है। अब थीटा का मान अगर 90 अंश यहां हो जाएगा, तो कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये पूरा फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब वक्राकार भाग से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई, इतनी बात तो क्लियर हो गई कि वक्राकार भाग से कोई जो है फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो कहां से गुजरेगा फिर, या तो इस पृष्ठ से गुजरेगा फ्लक्स, और या तो यहां से गुजरेगा। तो अगर हम S1 और S2 दो पृष्ठ हमारे पास हैं, दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स है, अगर इसको हम निकाल लें और जोड़ लें उसको, ठीक है, तो संपूर्ण फ्लक्स का मान आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फाई E बराबर हो जाएगा फाई E1 प्लस फाई E2। ये बात क्लियर हुई, क्या चीज है ये फाई E1 जो है S1 वाले पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है, और फाई E2 क्या है, S2 वाले पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है। फाई E1 का मान क्या होगा, इसी सूत्र से निकालेंगे। क्या हो जाएगा, वेक्टर E, आप देख ही रहे हैं वेक्टर E को, ठीक है, वेक्टर E
डीए क्षेत्रफल इसका है डीए, तो वेक्टर ई डॉट डीए होगा, ठीक है, यहां के लिए, प्लस फाई ई टू का मान क्या होगा, ये भी वही होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। ये भी क्या निकल रहा है, ये डी फाई ई निकल रहा है, डी फाई ई, माफ कीजिएगा, ये डी फाई ई निकल रहा है, ठीक है। और ये डी फाई ई वन और डी फाई ई टू, पहले छोटा फ्लक्स निकालेंगे फिर संपूर्ण निकालेंगे, ठीक है। तो डी फाई ई वन का मान क्या होगा, वेक्टर ई डॉट डी, वेक्टर ई डॉट डी, दोनों बराबर हों, क्यों, क्योंकि इतनी दूरी पर तो है, चादर से जितना दूर पर पहला वाला है उतना ही दूरी पर दूसरा वाला भी है, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर होगी, दूरी अगर बराबर है तो तीव्रता बराबर होगी, और क्षेत्रफल बराबर है ही है, क्योंकि बेलन के दोनों सिरों का जो क्षेत्रफल होता है वो एक बराबर होता है, तो ये दोनों सेम होंगे, तो उसको ट्वाइस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ट्वाइस क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेक्टर ई डॉट डी, ये हो गया, और वेक्टर ई डॉट डी क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर वेक्टर ई का परिमाण ई, डीए का परिमाण डीए इंटू कॉस थीटा होता है तो कॉस जीरो हो जाएगा। यहां के लिए भी ध्यान दीजिए, वेक्टर ई और डीए दोनों के बीच का कोण जीरो, क्योंकि इस पृष्ठ पर खींचा गया जो लंब है बाहर की ओर आएगा, और वेक्टर ई की दिशा इधर बाहर की तरफ है ही है, तो यहां भी ई और डीए के बीच का कोण जीरो, और यहां भी ई और डीए के बीच का कोण जीरो, दोनों स्थान पे शून्य है, तो cos जीरो का मान होता है 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू ई डी ए, ऐसे हो जाएगा, किसका मान, ये डी फाई ई का मान है, ठीक है। तो संपूर्ण फ्लक्स जो इस पृष्ठ और इस पृष्ठ से मिलाकर निकलेगा, संपूर्ण फ्लक्स, और वही बेलन से निकलने वाला संपूर्ण पृष्ठ भी संपूर्ण फ्लक्स भी होगा, क्योंकि बेलन के वक्राकार भाग से तो कोई फ्लक्स गुजर नहीं रहा है, शून्य है फ्लक्स, इसलिए जो इन दोनों को मिलाकर के फ्लक्स गुजरेगा वही बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर 2 वेक्टर ई को, ये ई को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन यहां हो जाएगा डीए, ये बात क्लियर हो गई, डीए हो गया, और इंटीग्रेशन डीए क्या करेंगे हम, ए लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2e इंटू ए, और डी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू हो जाएगा फाई ई, तो फाई इक्वल टू क्या हो गया 2e a, इंटीग्रेशन डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा फाई ई, और फाई ई की वैल्यू हो जाएगी 2e a, ये बात क्लियर हुई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब गॉस की प्रमेय लगा दी यहां पे, अभी गॉस की प्रमेय का उपयोग नहीं किया हमने। गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स, ठीक है, परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब इस पूरे बेलन के द्वारा जो परिबद्ध आवेश है, आवेश कहां पे है, आवेश यहीं बीच में तो है, यहां इधर की तरफ, इधर की तरफ आवेश अंदर तो बाहर तो है नहीं, जो चादर के भीतर से गया हुआ है बेलन, उसी चादर पर जो आवेश है वही बेलन के भीतर का आवेश है, तो या इसके अंदर जो आवेश यहां पर है वो आवेश क्या है, क्यू आवेश है, और क्यू की वैल्यू क्या है, यहां देखो सिग्मा इंटू ए, जहां पर सिग्मा जो है वह पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो अगर क्यू आवेश इस बेलन के अंदर परिबद्ध है, इसका मतलब गॉस के प्रमेय की सहायता से हम बता सकते हैं कि इस पूरे बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन 0, ये गॉस की प्रमेय के हिसाब से, जहां क्यू इस पृष्ठ पर वितरित आवेश की मात्रा है, और क्यू का मान क्या है, सिग्मा ए एप्सिलॉन 0, यहां हो जाएगा सिग्मा ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0। तो फाई ई की दूसरी वैल्यू ये हो गई, ये गॉस के प्रमेय की सहायता से है, और ये हमने इंटीग्रेशन के मेथड से निकाला है, फ्लक्स के मेथड से निकाला है, वेल फ्लक्स की जो परिभाषा होती है वहां से निकाला है। इन दोनों को सेम कर दीजिए, जब इसको सेम करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 2e a बराबर हो जाएगा सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन 0, इसके लेफ्ट हैंड सेम है तो राइट हैंड को हम इक्वल कर दे रहे हैं, 2 यहां से ए से कट गया, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 आ जाएगा नीचे, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, इसका यूज आगे चलेगा। किसी आवेशित चालक के निकट जो तीव्रता है वो तो बताया गया आपको इसके पहले वाले में, 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा अपान आर, और अगर एक समान रूप से आवेशित चादर कोई है, उस चादर के निकट कोई बिंदु है, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है,
E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, जहां सिग्मा जो होता है वह पृष्ठ आवेश घनत्व है। एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली है कि चादर के निकट कितनी दूरी पर, r दूरी पर या l दूरी पर, कितनी दूरी पर जो है वह बिंदु स्थित है। इस बिंदु, इसमें r का कोई उल्लेख नहीं है भाई, सिग्मा है, सिग्मा का मान होता है Q अपान A, एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट ही है, तो दूरी से कोई मतलब नहीं यहां पर है। इसका मतलब कि चादर के निकट प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होता है, और वो कितना होता है, इतना होता है, E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ये बात क्लियर हो गई आपको। तो आज आपको गॉस की प्रमेय के दो अनुप्रयोग बताए गए। पहला जो अनुप्रयोग है वह एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का है। दूसरा जो है एक समान रूप से आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए है। अभी इसके और भी अनुप्रयोग हैं, और वो अनुप्रयोग आपको क्रमशः कल के वीडियो में और परसों के वीडियो, मतलब 2 दिन अभी इसके अनुप्रयोग हम बताएंगे आपको। तो इसके अनुप्रयोग आपको 2 दिन बताएंगे। इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं, आपके पास बुक अगर है तो जो न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड हैं वो आप लगा सकते हैं। बाकी जो अनुप्रयोग हैं वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।